चलिए 31st प्रॉब्लम हम करते हैं। अ फ्लोराइड डिस्पोजल प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट द फॉलोइंग रिएक्शन। यह रिएक्शन है जो कि किसी फ्लोराइड डिस्पोजल प्लांट में होती है। Fluorine react with 2 NaOH to give you half O2 plus twice NaF plus H2, and then twice NaF is reacted with CaO in presence of water, and it gives CaF2 plus twice NaOH. As the plant operated, enough lime is added. This lime is added in excess CaO from time to time to just bring the complete precipitation of excess lime with fluorine cause the precipitation of CaF2. Over the period of time, 2000 kg of fluoride was fed. 2000 kg of fluorine was fed into the plant, and 6000 kg of lime was added. What is the percentage of utilization of lime? लाइम का कितना परसेंटेज यूटिलाइजेशन हो रहा है? चलिए मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट वो पहले थोड़ा बताता हूं, और फिर उससे हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस तरह के प्लांट की आवश्यकता है। सबसे पहले फ्लोरीन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। हमारी बॉडी के अंदर फ्लोरीन बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यदि बॉडी में फ्लोरीन गया तो वो हमारी हेल्थ को नुकसान देगा, और यह फ्लोरीन होता है, और यह फ्लोरीन जनरली जहां पर भी होता है वहां पर सोडियम सॉल्ट के साथ, सोडियम कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके NaF के फॉर्म में ज्यादा मौजूद रहता है। समुद्रों में फ्लोरीन सॉल्ट बहुत प्रेजेंट है, और NaF सोडियम फ्लोराइड के रूप में ही मौजूद है। और यह समुद्र में मौजूद जो सोडियम फ्लोराइड है, यदि हम इसको कंज्यूम कर लें, इसको हम पी लें, तो हमें नुकसान होगा। ये सॉल्युबल है, ये वाटर सॉल्युबल है। सॉल्युबल होने की वजह से, वाटर सॉल्युबल होने की वजह से यह हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज में जो फ्लोरीन रिलीज हो रही है, जो फ्लोराइड के रूप में रिलीज हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में जा रही है, यह यदि सीधा सीधा ड्रेनेज में, सीवेज में यदि इसको छोड़ देंगे, सीधा सीधा नदी नालों में छोड़ देंगे, तो वहां पर नदियों में, नालों में NaF के रूप में वो डिसॉल्व हो जाएगा। और NaF के रूप में यदि वो डिसॉल्व हुआ तो फिल्टरेशन प्लांट में वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, और वो इनफैक्ट ड्रिंकिंग वाटर में भी उसका एक पोर्शन आएगा, और ड्रिंकिंग वाटर में उसका पोर्शन आने पर वो पानी पीने योग्य नहीं रह जाएगा, वो किसी उपयोग का नहीं रह जाएगा। यदि किसी इंडस्ट्री में फ्लोराइड या फ्लोरीन रिलीज हो रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है। उस फ्लोरीन को डिस्पोज करने के बाद ही, उस फ्लोरीन को वहां से हटाने के बाद ही उस पानी को जमीन में छोड़ा जा सकता है या नदी में छोड़ा जा सकता है। वैसे तो इंडस्ट्रीज में कोई पानी नदी में छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, कायदा तो यह कहता है, मगर फिर भी मजबूरी होती है उनकी कि भाई जो गंदा पानी निकल रहा है इसको डाले तो डाले कहां। मजबूरी में वो लोग नदियों में छोड़ देते हैं। तो अब नदी में उस पानी को छोड़ने से पहले
उस पानी से, उस वेस्ट वाटर से फ्लोरीन हटाना है। फ्लोरीन को हटाने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी वेस्टेज है जो NaF के रूप में वहां पर मौजूद है, जो फ्लोरीन है जो भी है वो NaF के रूप में मौजूद है, उस पानी के अंदर वह लाइम स्टोन CaO चूना मिला देते हैं पानी के साथ। तो उससे क्या होता है, NaF कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम फ्लोराइड बना लेता है। कैल्शियम फ्लोराइड सॉलिड होता है और यह प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ये सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये वहीं का वहीं जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है और उस सॉलिड प्रेसिपिटेट कैल्शियम फ्लोराइड को हटा लिया जाता है और वो पानी में डिसॉल्व होकर आगे नहीं जा रहा है, उसको हटा के फिर उसको जमीन के अंदर आप गाड़ देते हो। इस तरीके से जो इंडस्ट्री में निकलने वाला फ्लोरीन है उसको पानी से हटाया जाता है और उसको नदी में मिलने से रोका जाता है, क्योंकि यह फ्लोरीन नुकसानदायक है। ड्रिंकिंग वाटर में बहुत ज्यादा फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, आप डेली टूथब्रश करते हो, टूथपेस्ट करते हो, पेस्ट का इस्तेमाल करते हो और ढेर सारी कंपनी ये अपना स्लोगन बनाए हुए हैं कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरीन है, और वहां भी फ्लोरीन कैल्शियम फ्लोराइड के रूप में होता है। वो जो टूथपेस्ट होता है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, कोई आप उसको पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे डिसॉल्व नहीं होगा वो। और ये भी एक इंस्ट्रक्शन होती है, ये भी एक प्रिकॉशन रखना होती है कि वो जो टूथपेस्ट जो है जिससे आप ब्रश कर रहे हो डेली, सुबह आप फ्रेशन अप होते हो उससे, उसे आपको स्वॉलो नहीं करना है, उसे आपको कंज्यूम नहीं करना है, उसे आपको गले के अंदर लेकर पेट के अंदर तक नहीं पहुंचाना। यदि वो पेट के अंदर गया, गले के नीचे गया, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। आपको सिर्फ दांतों पर ही उसको अप्लाई करके, उसे ब्रशिंग करके और फिर उसको आपको खुला कर देना है, बाहर निकाल देना है। वंस अगेन वहां पर भी यदि एक्सेस में फ्लोरीन आ जाता है तो नुकसानदायक ही होता है, उसको भी लिमिटेड और कंट्रोल्ड अमाउंट में ही होना चाहिए। एनीवे, लेट्स कम डाउन टू दिस प्रॉब्लम। अब उन्हें कहा है सबसे पहले जब इस एप्लीकेशन के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेस में डालेंगे। एक्सेस में कैल्शियम ऑक्साइड क्यों डालेंगे? क्योंकि यदि हमने कैल्शियम ऑक्साइड कम डाला तो वहां पर कुछ अनरिएक्टेड फ्लोरीन रह जाएगा। अनरिएक्टेड फ्लोरीन रह गया तो पानी के अंदर चला जाएगा। वहां पर आपको पूरी तरह से फ्लोरीन को रिएक्ट करवाना है। फ्लोरीन कुछ भी बचा नहीं रहना चाहिए। फ्लोरीन को हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में देखना चाहिए। फ्लोरीन मस्ट बी लिमिटिंग रिएजेंट। फ्लोरीन को लिमिटिंग रिएजेंट बनना चाहिए और कैल्शियम ऑक्साइड को वहां पर एक्सेस में रहना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने कहा है कि एक्सेस कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड सो दैट फ्लोरीन मस्ट कंप्लीटली रिएक्ट। 6000 किलो आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और 2000 किलो यदि फ्लोरीन निकल रही है, तो अब यह बताना है कि बताइए कितना कैल्शियम ऑक्साइड आपने ज्यादा डाल दिया है, कितना फ्रैक्शन उसका बचा रहा है, कितना फ्रैक्शन उसका यूज हो रहा है, यह सारी बात अब हम डिटरमाइन करते हैं। अब इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को हम सबसे पहले ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करना है जरा देखिए भाई, फ्लोरीन तो NaF दे रहा है और NaF कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। हम सीधा सीधा फ्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड में संबंध देखना चाहते हैं। क्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड में संबंध देखने के लिए हम कहते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट फ्लोरीन से जो NaF बन रहा है, इस NaF इंटरमीडिएट को हम वहां नहीं देखते हैं, हम तो यह देखते हैं कि किस रेशो में फ्लोरीन और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। इसके लिए हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से यह इंटरमीडिएट कैंसिल आउट हो जा रहा है। वाटर पहली रिएक्शन में रिलीज हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है। NaOH पहली रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, दूसरी रिएक्शन में रिलीज हो रहा है।
इस तरह से हमें सीधा सीधा यह बात दिखेगी, 1 मोल F2 का 1 मोल CaO के साथ कंबाइन करता है, वहां पर CaF2 बनता है और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन which occur in any fluoride disposal plant. फ्लोराइड डिस्पोजल प्लांट में यह बेसिक स्केलेटन रिएक्शन है जो होती है। फ्लोरीन NaOH के साथ रिएक्ट करता है, बाद में NaOH रिलीज भी हो जाता है। वाटर जो पहले स्टेप में बन रहा है, ये बाद में आप उसको डालते हो। और एनीवे NaOH और वाटर ये तो वहां पर एक्सेस में होते हैं, बनते हैं, इनका कोई खास रोल नहीं है। खास रोल तो कितना फ्लोरीन फ्लोराइड इंडस्ट्री में निकल रहा है, कितने फ्लोरीन को डिस्पोज करना है और इसके लिए कितना CaO डालना है, यह खास मुद्दा है। अब देखिए, इनिशियली आपने 2000 किलोग्राम फ्लोरीन लिया है और 6000 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। दिस इज इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं इनिशियल मोल्स लिख देता हूं, क्योंकि वेट तो किसी काम की नहीं होते। मोल कंसेप्ट सेज दैट वी रिलेट और वी कंपेयर द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। वेट रेशियो इनिशियली दिया भी हुआ है तो किसी काम का नहीं है। अब इनिशियल मोल्स हम लिखते हैं, इनिशियल मोल्स। अब इनिशियल मोल्स कैसे लिखेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो 2000 अपॉन फ्लोरीन का है 19, दिस मच किलो मोल्स लिखूंगा मैं। वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन kilograms upon molecular weight is kilomoles. CaO okay? 40 plus 16, 56. 6000 upon 56 kilomoles. अब आप देखिए, 1 mole of fluorine react with 1 mole of CaO. So this much moles of fluorine would react with the same moles of CaO. मैं कहता हूं moles of CaO reacted would be equal to moles of fluorine used, and this is equal to 2000 by 19 kilomoles. This is the moles of CaO reacted. अब मैं कहता हूं moles of CaO unreacted, moles of unreacted CaO, यह बात लिखता हूं। देखिए, इनिशियल इतने मोल्स अवेलेबल थे CaO के, आपने डाले हैं 6000 अपॉन 56, इतने किलो मोल्स इनिशियली डाले थे, इतने मोल्स रिएक्ट कर गए, माइनस 2000 बाय 19, तो इतने किलो मोल्स वहां पर अनरिएक्टेड CaO के रह गए। अब जरा पूछा क्या है, एक और बार पढ़ लें, क्योंकि हमें आंसर तो वही देना पड़ेगा जो हमें पूछा गया है। What was the percentage of utilization of lime? CaO, लाइम का कितना परसेंटेज यूटिलाइजेशन हुआ है? ये तो साधारण सी बात पूछी है। मैं लिखता हूं कितना परसेंटेज CaO, इतने मोल्स CaO के यूटिलाइज हुए। So consumed moles of CaO is this 2000 by 19.
इतने मोल्स सीएओ के कंज्यूम्ड है। अब कितने किलोग्राम्स CaO के कंज्यूम हो रहे हैं? इफ दिस इज द मोल्स, देन इनटू 56, this much kg of CaO is consumed, is used। और कितने किलोग्राम अवेलेबल था? कितने किलोग्राम इनिशियली अवेलेबल था? इनिशियली जो CaO अवेलेबल था दैट वाज 6000 किलोग्राम्स। इतने किलोग्राम्स CaO कंज्यूम हुआ है, इतने किलोग्राम्स CaO इनिशियली लिया था। So this is the fraction of CaO that is utilized. The percentage of CaO utilized is into 100. This is percentage CaO utilized. इतना परसेंटेज CaO यूटिलाइज हुआ, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल्ड। आप बड़ी आसानी से यह कैलकुलेशन कर सकते हो। परसेंटेज CaO यूटिलाइज वुड बी 2 into 56 अपॉन 6 into 19 whole into 100. This is percentage utilization of CaO, and this is moles of CaO unreacted. The weight of CaO unreacted पूछा गया तो कैसे लिखते हैं? The weight of CaO unreacted यदि हमसे पूछा होता तो हम इसको into 56 कर देते। 6000 by 56 minus 2000 by 19 into 56, this much kilograms. फ्रैक्शन ऑफ CaO अनयूटिलाइज्ड लिखते तो इससे हम फ्रैक्शन निकालते। इधर लिमिटिंग रिएजेंट डेफिनेटली फ्लोरीन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा फ्लोरीन होना चाहिए, क्योंकि यह फ्लोरीन पूरी तरह से कंज्यूम हो रहा है और होना भी चाहिए। फ्लोरीन कुछ भी बचा हुआ बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ भी बचा हुआ फ्लोरीन बाहर निकल गया तो वो पानी पीने योग्य नहीं होगा, वह पानी नुकसानदायक होगा। पानी को पीने योग्य बनाए रखने के लिए उसमें से सारा क्लोरीन हटाना जरूरी है, और उसके लिए आपको एक्सेस में CaO डालना जरूरी है। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखेंगे। अब 34th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 34th प्रॉब्लम। अब देखिए, आज के दिन हम लिमिटिंग रिएजेंट पर प्रॉब्लम्स ज्यादा कर रहे हैं। 34th प्रॉब्लम भी लिमिटिंग रिएजेंट पर ही है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, this is potassium superoxide, is used in rebreathing gas masks to generate oxygen in a reaction vessel containing 0.15 moles of KO2 and 10.10 moles of water. What is limiting reagent and how many moles of oxygen can be produced? अब ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है उस रिएक्शन को हम पहले लिख देते हैं। KO2 plus H2O, यह इन दोनों में रिएक्शन होती है और वहां पर KOH बनता है। 2 KO2 के मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ट्वाइस KOH इस तरह से बनता है। और अब आप देखिए जरा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, इधर 2 आ गए, 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 3/2 O2, यह गैस, KO2 सॉलिड और वाटर यह लिक्विड या गैस। अब देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जैसे हम
माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पर यह रिएक्शन, यह कंसेप्ट यूज होता है व्हेन अ पर्सन गो इनटू डीप माइंस। जब कोई पर्सन बहुत गहराई में खदानों में जाएगा तो वहां पर वह गैस मास्क पहन कर जाता है। अब समस्या क्या है कि जब हम डीप माइंस में जाते हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे जोन, ऐसे ऐसे एरिये आ सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगी। यदि उस जगह पर कोई पर्सन, कोई माइनर खदान के अंदर चला जाए और वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो वह सफोकेट हो जाएगा, वो वहीं का वहीं 10 सेकेंड के अंदर मर जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। डीप माइन में जब आप किसी पर्सन को भेज रहे हो तो सबसे पहले यह इंश्योर करोगे कि वहां पर ऑक्सीजन है। यदि वहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में कोई शंका है तो आप उसको ऑक्सीजन गैस के साथ भेजोगे, उसके साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट करके भेजोगे जिससे कि उसको आवश्यकता पड़ने पर जरूरी ऑक्सीजन मिल जाए। एक तो तरीका है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर उसके कंधे पर पीछे लटका दो और ऑक्सीजन सिलेंडर से आने वाली गैस एक मास्क के द्वारा उसके नाक पर बांध दो, यह हो गया। मगर इधर समस्या क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यदि आपने उसके कंधे पर लटकाया, पीछे उसके बैक पर कंधे के सहारे लटकाया, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा होगा, भारी होएगा, तो उस बड़े और भारी चीज को कैरी करके नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ना और उसके साथ में काम करना, नीचे कोई सा भी ऑपरेशन करना है, कोई टास्क है, कोई जॉब है, तो उसको करना बड़ा मुश्किल होएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल थोड़ा टीडियस, टफ है। तो एक दूसरा एक मेथड है और वह मेथड इधर बताया हुआ है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, यह रिएजेंट जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है वह KOH बना देता है और ऑक्सीजन दे देता है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मॉइस्चर तो जनरली मिल जाती है, पानी मिल जाता है, हवा में, एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर वेपर्स होती है, तो उसके गैस मास्क बनाया जाए, उस गैस मास्क के अंदर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो और वह पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पर सॉलिड KOH बन जाएगा जो कि वहीं का वहीं रहेगा और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन में निकलेगी और वह ऑक्सीजन गैस उसको उपयोग में आएगी। इस तरीके से यह गैस मास्क बनाया हुआ है, यह कंसेप्ट है, यह रिएक्शन का प्रैक्टिकल यूटिलिटी है। अब एकदम से गैस मास्क बना के नीचे तो नहीं भेज सकते भाई, हमको उसका टेस्टिंग करना होगा, ट्रायल लेना होगा, यह समझना होगा कि कितने KO2 से कितनी ऑक्सीजन निकलेगी और वह ऑक्सीजन सफिशिएंट है भी या नहीं, हमें कितने समय नीचे रहना है, उतने समय में हमें मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और उस ऑक्सीजन के लिए हमें कितना KO2 डालना होगा, ये सारे टेस्टिंग करना है और उसी टेस्टिंग के लिए यह प्रॉब्लम बनाया गया। देखिए उन्हें टेस्टिंग के लिए KO2 डाला 0.15 मोल। अब इससे हमको यह समझना है कि कितना ऑक्सीजन निकलेगा और वाटर तो ढेर सारा है, वाटर इज इन एक्सेस, दिस इज इन एक्सेस, ये हमारे चारों तरफ वाटर वेपर के रूप में भरपूर मात्रा में रहता है, माइन के अंदर भी ये भरपूर मात्रा में रहेगा, इसकी कोई समस्या नहीं। सबसे पहली बात तो 10 मोल देखकर ही मैं कह देता हूं इट्स इन एक्सेस and hence KO2 is limiting reagent. KO2 is limiting reagent। जरा देखिए 0.15 मोल से वहां पर KO2 के, जो कि काफी कम है, उसके मुकाबले 10 मोल वाटर के, तो वाटर एक्सेस में हुआ और लिमिटिंग रिएजेंट KO2।
अब रिएक्शन भी हमने लिख दी है, कंप्लीट भी कर दी है, बैलेंस भी कर दी है, इसलिए मोल कंसेप्ट सीधा सीधा अप्लाई करा जा सकता है। 2 मोल वुड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ वाटर, सो 0.15 मोल वुड रिएक्ट विथ 0.15 अपॉन 2। इतने मोल्स वाटर के यूज होंगे, तो कितने मोल्स वाटर के बचे रह जाएंगे, इतने मोल्स यूज हुए तो माइनस कर दिया 10.10, इतने मोल्स अनरिएक्टेड रह जाएंगे और CO2 के पूरे मोल्स रिएक्ट कर जाएंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी प्रोड्यूस, जब ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। आप देखिए 2 मोल्स ऑफ CO2, मैं इधर इस बात को लिखता हूं, 2 moles of KO2 gives 3/2 moles of oxygen. So 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 gives 3/4 moles of oxygen, जबकि यूज कितने हो रहे हैं वहां 0.15 मोल्स, सो 0.15 moles of CO2 would give 0.15 into 3/4 moles of oxygen. मैं कहूंगा moles of oxygen would be 3/2 into 0.15 moles. 3/4. This is the moles of oxygen. This is the answer. Moles of oxygen produced is equal to 3/4 into 0.15 moles. यदि मुझसे वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस पूछा जाता तो मैं क्या लिखता, वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, यदि यह बात पूछी जाती तो मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम्स। यदि मुझसे वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एट एनटीपी पूछा जाता, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन produced at NTP. Since oxygen is a gas, we can apply Avogadro's hypothesis for gas. Number of moles into 22.4 liters. यह सारी चीज मैं लिख सकता हूं, ऑल्दो मुझसे पूछा तो पहली बात गई है, मैंने बाकी की भी लिखी है। जरा देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट CO2 है, एक्सेस में रिएजेंट वाटर है, कितना ऑक्सीजन बन रहा है हमने यह भी डिटरमाइन करना सीखा है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। 37th प्रॉब्लम करेंगे अब।